So today we will going to discuss our topic which is the part second of goals of economic planning. कल हमने किया था पार्ट वन गोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, आज हम करेंगे पार्ट टू गोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। चलो पहले थोड़ा सा पार्ट वन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप मुझे ये बताइए इकोनॉमिक प्लानिंग में जो हमारे गोल्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, जो हर इकोनॉमिक प्लानिंग प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग हमारे ये 5 years प्लान रखते हैं, तो उसमें जो हमने कल सीखा था वो क्या होता था? मुझे बताओ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ प्लानिंग, व्हाट आर द मेन गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग व्हिच वी हैड डिस्कस्ड इन अवर यस्टरडेज लेक्चर। बताओ। मॉडर्नाइजेशन। नहीं बच्चा, जो मैं नो जो हमने कल किए थे वो बताओ। जो हमने कल दो किए थे उनके नाम बताओ। हाँ, और एक मॉडर्नाइजेशन था। मॉडर्न नहीं, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन था एक सेकंड पार्ट जो हमने कल किया था। तो आज हम उसी का एक्सटेंडेड वर्जन करेंगे। आज हम और गोल्स देखेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग के, और क्या उद्देश्य होता है और क्या गोल्स होते हैं। तो इसका आज हम गोल देखेंगे जिसका मतलब होगा जो है हमारा सेल्फ रियलायंसी। आप मुझे बताओ जनरली सेल्फ रियलायंस मतलब क्या होता है? वही इंडिपेंडेंट होना, आत्मनिर्भर होना, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, वो मतलब होता है हमारा सेल्फ रिलायंस का। टू बी डिपेंडेंट, टू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स रिगार्डिंग मनी। खुद कमाना, अपने लिए पर मतलब खुद कमाना और अपने पैरों पे खुद खड़ा होना। आप मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट का इससे क्या फायदा है? सेल्फ रिलायंट अगर हर पर्सन बनेगा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट टू द गवर्नमेंट? हाँ, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में फर्क पड़ेगा। और मुझे ये बताओ कि नेशनल इनकम क्या होती है? वैसे आपका पूरा डिटेल चैप्टर है मैक्रो में, आई विल एक्सप्लेन यू, लेकिन पहले मुझे ये बताओ जनरली अगर आपको अभी तक का कुछ स्क्रैनियो पता हो नेशनल इनकम के बारे में। मैं बताती हूँ, नेशनल इनकम होती है हर पर्सन की, जो भी वर्किंग ग्रुप, जो भी मिनिमम कहा जाता है कि माइनर ना हो। अच्छा, माइनर पर्सन तो पता होगा, हु इज द माइनर पर्सन? राइट, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, जो माइनर ना हो। अबव द एज ऑफ 18 ईयर जो भी पर्सन वर्किंग कैपेसिटी रखता है या वर्क कर सकता है, 18 ईयर से बिलो तो चाइल्ड लेबर आ जाएगा। तो वर्क कर सकता है, उसे वर्क करना, अगर वो सारे पर्सन काम करते हैं तो वो अपने लिए तो सेल्फ रिलायंट बनते ही बनते हैं, साथ साथ वो गवर्नमेंट के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, वो नेशनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, और वो अपने नेशन को डेवलप्ड भी करते हैं, क्योंकि जो नेशनल इनकम होता है वो सम टोटल होता है। ऑल द वर्किंग ग्रुप, all the people who are of a particular age are earning some amount of money। मनी मैटर नहीं करता। अगर कोई एक वेजिटेबल वेंडर है, वो 500 रोज, वो सपोज करो 100 रुपीज रोज के कमा रहा है, और कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी का ओनर है, वो 5 लाख रुपीज पर डे कमा रहा है, मनी डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है? बस वो अर्न करना चाहिए। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द पर्सन फ्रॉम अ लीगल सोर्स, ऑफ कोर्स कोई इलीगल सोर्स नहीं होना चाहिए। अगर कोई पर्सन लीगल सोर्स से कुछ चीज अर्न कर रहा है तो वो अर्निंग कैपेसिटी जो होती है वो हमारी आ जाती है उसमें, वो हमारी नेशनल इनकम में आ जाती है। तो सेल्फ रिलायंस अगर हर पर्सन बनेंगे, अगर हर कंट्री के लोग सेल्फ रिलायंट बनेंगे, वो अपने पैरों पे खड़े होंगे, अपने आप अर्न करेंगे, तो उससे उनका इंडिविजुअल यानी निजी फायदा, प्राइवेट फायदा तो होगा ही होगा। क्या? दे कैन एबल टू फैच देयर लिव लाइवहुड, वो अपनी फैमिली को फैच कर पाएंगे, वो अपने लिव लाइवहुड को फैच
कर पाएँगे। मतलब उनके लिए अर्न कर पाएँगे, उनको कह सकते हैं उनके लिए अर्न कर पाएँगे और उनसे अपनी उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँगे। इसी के साथ-साथ अगर कोई पर्सन सेल्फ रिलायंट है, तो वो अलोंग विथ बेनिफिटिंग टू द अवर कंट्री अवर देयर हाउस, वो कंट्री के लिए इसलिए फ़ायदा होता है क्योंकि जो इकोनॉमी की नेशनल इनकम होती है वो ग्रोथ होएगी। अगर इनकम इकोनॉमी की नेशनल इनकम ग्रोथ होएगी तो जो डेवलपमेंट होएगा वो कंट्री का ही होगा। बिकॉज़ जो गवर्नमेंट की कंट्री की पैराडॉक्स होते हैं ना, मतलब मेजरिंग पैराडॉक्स जिसके थ्रू हमारी ग्रोथ पता चलती है वो नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, पॉवर्टी, एडुकेशन यही सब होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेल्फ रिलायंट होगे, तो आप अपने साथ-साथ गवर्नमेंट को भी हेल्पफुल होगे, आप अपने साथ-साथ कंट्री को भी हेल्पफुल होएगे। वो कैसे? आप कंट्री में नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करेंगे, पैसा मैटर नहीं करता, चाहे कोई थोड़ा कमाए, चाहे कोई एवरेज कमाए, चाहे कोई बहुत ज़्यादा कमाए, मनी डज़न्ट मैटर। बस अगर एक पर्सन 18 ईयर अबव कुछ किसी लीगल सोर्स से, इल्लीगल सोर्स कौन से होएँगे? व्हाट आर द इल्लीगल सोर्स ऑफ अर्निंग द मनी? वेरी गुड। चोरी करना, डकैती डालना, रॉबरी करना या कोई इल्लीगल स्मगलिंग, गैम्बलिंग का काम करना, इन सब चीज़ों से पैसे कमाना इल्लीगल कहलाता है। कोई भी लीगल, इवन एक जो रिक्शा पुलर होता है ना, वो जब 10 रुपए कमा रहा है एक बार के, 10 तो नहीं 20 कमा रहा है एक बार के अपने एक किसी पर्सन को छोड़ने जाने के, तो वो भी हमारी लीगल सोर्स में आएगी। मनी मैटर नहीं करता, बस तुम किसी इल्लीगल सोर्स से ना कमाओ, वो मैटर करता है। इज दैट क्लियर? प्रीफेस इतना समझ आया? चलो आगे देखते हैं। सेल्फ रिलायंस में आता है इट मीन्स टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड नॉट टू डिपेंडेंट ऑन एनीवन फॉर मनी। इसका मकसद ये होता है कि इंडिपेंडेंट बनना और किसी पे भी डिपेंडेंट ना होना पैसों के लिए। किसी पे भी का मतलब इवन अपने घर वाले भी होते हैं, किसी पे भी डिपेंडेंट ना होना, खुद सेल्फ अर्नर बनना, खुद मनी को अर्न करना और खुद अपने लिए बेनिफिशियल होना, ये हमारा सेल्फ रिलायंट में आता है। ऑल द सेल्फ अर्नर्स आर इंक्लूडेड इन सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस में सारे सेल्फ अर्नर्स लोग आ जाते हैं। सेल्फ अर्नर्स कौन से लोग हुए? हाँ जी, the person who are earning the money from any legal source above the age of 18, they are called as self-earners. Then, the main motive behind self-sufficiency was not to acquire technology from the other country, but to be self-sufficient in food grains production to avoid the uncertainties of suppliers from the rest of the world. अब एक चीज और समझो, एक तो प्रीफेस का मतलब हो गया सेल्फ सफिशिएंसी में कि अपने लिए अर्न करना। अब गवर्नमेंट के लिए देखो, अब गवर्नमेंट में कंट्री वाइज सेल्फ सफिशिएंसी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अपने लिए अर्न करो या किसी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पे जाओ या किसी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी पे जाओ, ऐसा नहीं होता कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करो। इसका मतलब होता है, सपोज करो कोई कंट्री, इसमें ना आप कंट्री के बाहर अगर हम सेल्फ सफिशिएंसी देखें, तो हमारी कंट्री अगर किसी दूसरी कंट्री के ऊपर निर्भर है किसी चीज को लेने के लिए, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो हमारे प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो हमारे टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल हेल्प हो, सर्विस हो, अगर हमारी इंडिया किसी और कंट्री पे किसी भी चीज के लिए डिपेंडेंट है, तो क्या वो सेल्फ सफिशिएंट कंट्री कहलाएगी? खैर ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी पर्सन किसी पे भी डिपेंडेंट ना हो, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, वरना ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर कंट्री संपूर्ण हो अपने आप में। हर कंट्री की कुछ स्पेशलिटी होती है, कहीं कुछ ज्यादा अमाउंट में मिलता है और कहीं कुछ ज्यादा अमाउंट में मिलता है, तो ऐसा नहीं होता कि एक कंट्री संपूर्ण हो। तो कहने का सेल्फ सफिशिएंसी में बीइंग अ कंट्री कॉन्टेक्स्ट इंडिविजुअल, तो वही आ गया अपने आप अर्न करो। और कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में आता है कि सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम टेक्नोलॉजी को लाओ या न्यू न्यू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करो। सेल्फ सफिशिएंसी का मीन्स ये है कि तुम एटलीस्ट इतना तो अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनो। तुम मतलब यहाँ पे कंट्री आ गई, एक कंट्री एटलीस्ट इतनी तो आत्मनिर्भर बने
कि वो अपनी फूड ग्रेन्स के लिए किसी पे डिपेंडेंट ना हो। फूड ग्रेन्स क्या होते हैं? ख- हाँ, अनाज। मतलब अगर और किसी चीज के लिए तुम किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट हो, सपोज करो ऑयल के लिए या क्लोथ्स के लिए, हाँ, या मशीनरीज के लिए या टेक्नोलॉजीज के लिए, देखो जरूरत तो होगी उनकी, लेकिन वो ना इतनी ज्यादा अगर वो ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी कंट्री के पास फूड ग्रेन्स नहीं है, फूड नहीं है, तो उस कंट्री के फुल डेवलपमेंटल गोल खराब हो जाएगा। डेवलपमेंट को भी छोड़ो, लोग क्या खाएंगे, अनाज नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, सेल्फ सफिशिएंसी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में कहलाती है कि आप ज्यादा किसी चीज पे तो डिपेंडेंट हो या मत हो, लेकिन एटलीस्ट इतना तो सेल्फ सफिशिएंट बनो कि आपको एटलीस्ट आपका प्रोडक्शन ना रुके, आपको फूड ग्रेन्स के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे के सप्लायर्स पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? हाँ जी, एवरीथिंग अब्रॉड, एनी कंट्री आउटसाइड देन अवर कंट्री इज कॉल्ड एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द कंट्री। तो कहने का मकसद ये है कि इसका मेन मोटिव होता है कि आप एटलीस्ट इतने तो आत्मनिर्भर बनो कि अपनी टेक्नोलॉजीज वगैरह को ले लो, नो प्रॉब्लम, कि एटलीस्ट खाने के ऊपर और कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो, ताकि आपको उनकी अनसर्टेनिटीज जो होती हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, वो ना झेलनी पड़े। क्लियर? चलो एक बार सेल्फ सफिशिएंसी आप अपनी लैंग्वेज में बता दो। वेरी गुड। तो चलो ये तो बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो गोल था इकोनॉमिक प्लानिंग का, वो था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हुआ? वेरी गुड। Not, income is only not the part of it. Anything, whatever you are distributing, distribute among the people in the proper way. जो भी तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। इक्वली का मतलब कि मतलब हर पर्सन आपके रिसोर्स से लाभ उठा पाए। अगर आपकी कंट्री में कुछ अमाउंट की गुड्स है या आपकी कंट्री में थोड़े अमाउंट के पैसे है, ये जितना भी आपकी कंट्री में कोई भी चीज है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, हर के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। और उस अगर आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं करोगे, या अगर आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं करोगे, तो आपका सारी प्लानिंग वेस्ट होती है। एक आज के ज़माने में आप मुझे बताओ कि क्या हमारी कंट्री में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं? नॉट एट ऑल। मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था दैट इन अवर कंट्री रिचर आर बिकमिंग मोर रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग मोर पुअर। हमारी कंट्री में जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। जो कॉमन पीपल है यानी आम आदमी, वो बड़ी मुश्किल से अपना रहन सहन गुजार रहा है। और इसका रीजन ये है, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। आ, आपको पता है गवर्नमेंट सर्वेंट्स कौन होते हैं? हु आर द गवर्नमेंट पीपल, गवर्नमेंट जॉब वाले लोग, जिनकी सरकारी नौकरी होती है, कितनी ऐश की उनकी जिंदगी होती है। तो बात ये होती है, जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट, आप ये मानो दुनिया भर की चीजें देते हैं। उनकी सैलरी 70-70 80-80 हजार, 1-1 लाख रुपए उनकी सैलरी होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। उनको पेंशन मिलती है, जब वो उन्होंने 60 ईयर के बाद रिटायर हो जाते हैं तो उनको घर बैठे पेंशन मिलती है। उनको सारे हाउस अलायंस, कार अलायंस, सारे ये सारे खर्चे मिलते हैं, मेडिकल अलायंस वगैरह। इसके साथ उनको रिटायरमेंट पे पैसा मिलता है।
और उसके साथ साथ अगर कोई उनको दिक्कत हो जाए तो उनका कहीं का खर्चा ही नहीं लगता। उनको ट्रिप्स मिलती हैं, साल की 1-2 बार की ट्रिप्स, इतनी सारी चीजें मिलती हैं। अब आप मुझे ये बताओगे गवर्नमेंट जॉब क्या हर पर्सन की लग सकती है? कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज्यादा चीजें होती है। और हमारे इंडिया में आप इनइक्वालिटी यहीं से ही देख लो कि हमारी इंडिया में जो चीज जो जर्नल कास्ट वाले लोग होते हैं उनके लिए अगर इतनी ज्यादा संदिग्ध होती है, मतलब इतनी कम होती है, तो जो SC ST होते हैं उनके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे CTET और UP TET होते हैं, ये आपके गवर्नमेंट टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं। मैं भी अभी बस ये मेरा B.Ed कंप्लीट हो जाए तो मैं भी यही दूंगी, CTET और UP TET के। इसमें 150 मार्क्स का पेपर होता है, और 150 में से 90 मार्क्स जो होता है आपके क्वालिफाइंग यानी पासिंग मार्क्स होता है आपके 90 मार्क्स जनरल कैटेगरी वालों को चाहिए पासिंग, पास करना। मैं परसेंटेज तो कह ही नहीं रही, मेरिट वगैरह नहीं। जैसे कह सकते हैं ना कि 80 में से आपके स्कूल में जब अभी तो आप छोटे हो तो 37 या 40% मार्क्स वाला पास होता है, तो 150 में से 90 यानी 60% वाला पास होता है जर्नल में। और ये जो SC ST होता है वो 150 में से 45 वाले पास होते हैं। देखो कितने ज्यादा डिमेरिट्स हो गए। ऑलरेडी CTET का पेपर इतना डिफिकल्ट होता है और UP TET का। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो इतने ज्यादा हार्मफुल इनकी चीजें होती है, तो ये बताओ कि फिर जनरल वाले तो आ ही नहीं पाएंगे, आते ही SC ST वाले। यही इनइक्वालिटी होती है, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनइक्वालिटी है। इस इसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी हमारे जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग होते हैं वो जैसे भी आते हैं तो उनकी सैलरियाँ बहुत बहुत ज़्यादा होती हैं। और जो प्राइवेट वाले होते हैं, आप ये मानो कि जो प्राइवेट जॉब वाला होता है वो क्या इंटेलिजेंट नहीं होता? बिल्कुल हो सकता है, बहुत हो सकता है, बट कई बार ये होती है। अब इतनी तो इनइक्वालिटी जॉब्स में ही हो जाती है, एग्जाम्स में ही उनकी। और उसके बाद जो सारा पैसा होता है वो अपने गवर्नमेंट सर्वेंट्स वालों को दे देते हैं। प्राइवेट वालों को क्या मिलता है? आप मानो फील्ड का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर गवर्नमेंट टीचर को 50,000 रुपीज फिफ्थ तक के टीचर के मिलते हैं, तो प्राइवेट टीचर को 10,000 भी नहीं मिलते, 10 या 15,000 भी स्कूल्स में। तो यही डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं और इसे इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर गवर्नमेंट अपने न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले तो ऐसा करे कि सबको इक्वल दो, तुम उन्हें उन्हें 50 दे दो, उन्हें भी 25 दे दो। लेकिन ये ऐसा सिर्फ टीचिंग में नहीं, हर ही लाइन में ऐसा ही है, सेम है सभी फील्ड में, यही बात है। तो कहने का मतलब ये है, हमारी इंडिया में कुछ भी चीजें डिस्ट्रीब्यूट इक्वली नहीं होती। अब इनकी बातें सुनते हैं जो जो ये कहते हैं, क्योंकि कहने को तो कोई, मैं पहले कह रही हूँ, कहने को तो कुछ भी कह दो बट उससे फर्क क्या पड़ता है? बात ये तो होती है ना, जब उसका एग्जीक्यूशन होता है तो ही फायदा होता है। फर्स्ट पॉइंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज मीनिंगलेस इफ इट बेनिफिट ओनली अ हैंडफुल ऑफ पर्सन। इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल वेस्ट होती है अगर वो हैंडफुल ऑफ पर्सन के बेनिफिट के लिए हो। हैंडफुल ऑफ पर्सन मतलब, हाँ कुछ लोग, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर लोग, कुछ लोग, हाँ रिची पीपल हो गए। ग्रोथ इज वेस्ट इफ इट एनरिच ओनली द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ग्रोथ बिल्कुल वेस्ट होती है अगर वो सिर्फ और सिर्फ रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो, या वो सिर्फ अमीरों को और अमीर बनाए। Then third is your benefit of growth must spread across the section of society so the distribution of income become equitable। इसका मतलब हुआ कि जो आपकी ग्रोथ होती है वो आपकी ग्रोथ हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में पहुंचनी चाहिए, मतलब हर जगह, हर फील्ड में, हर सेक्टर में पहुंचनी चाहिए, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल हो। हम ये नहीं कह रहे कि तुम रिचर लोगों से पूरी चीजें छीन लो, एक एवरेज बना लो। अगर एक की 10,000 है, एक की 50 है, तो 50 + 10 60 डिवाइडेड बाय 2 30, दोनों की 30 30 कर लो, तो बात ठीक है, उसे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और इसको बहुत फर्क पड़ेगा जो पुअरर होता है। यही इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं कि एक आपकी जो ग्रोथ स्टेटस, ग्रोथ पर्सपेक्टिव होता है, वो सबको इकट्ठा बेनिफिट करना चाहिए। नेक्स्ट इज इट इम्प्लाइज social equality and this was the prime objective of goals of planning in India। इससे हमारी सोशल इक्वालिटी होती है, और सोशल इक्वालिटी करना हमारी गवर्नमेंट का, हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। क्लियर?
एक बार आप मुझे इसको बता दो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या आता है? Very good. So that each and every person must get equal resources by distributing the income, distributing the resources among them equally. Got my point? चलो नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऑफ कोर्स हर 5 ईयर प्लान का, हर इकोनॉमिक पॉलिसी का बेसिक मकसद होता है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि मतलब जो इंसान एक पर्टिकुलर एज के, एक पर्टिकुलर डिजर्वर होते हैं, एक सैलरी को डिजर्व करते हैं, उनको उतने अमाउंट की सैलरी मिलनी चाहिए। द पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर एज हु आर विलिंगली टू गेट द जॉब मस्ट गेट द जॉब। जो जॉब चाहते हैं उनको जॉब मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलती तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। अनएम्प्लॉयमेंट जितनी हानिकारक लोगों के लिए होती है, मतलब जिनको जॉब नहीं मिलती, उतनी ही हानिकारक गवर्नमेंट के लिए होती है। क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो एक कर्स होता है सोसाइटी पे, और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराडॉक्स होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होनी चाहिए हर एक उन सेक्शन ऑफ पीपल के लिए जो कि हमारे कह सकते हैं हर एक उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए जिनको, जो एक पर्टिकुलर एज के हैं और जिनको जॉब मिलनी चाहिए, उनको जॉब मिले। ये एक गोल था, एक ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक प्लानिंग का। फर्स्ट, टू डू फुलर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज द गोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का गोल होता है फुलर इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। फुलर मतलब मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट, कोई भी लोग बेरोजगार ना हो। क्या ऐसा कभी भी पॉसिबल हो सकता है स्पेशली इन अवर कंट्री कि फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हो या आ जाए? टेल मी। नॉट एट ऑल इट इज पॉसिबल। उसका रीजन ये है कि हम, एक तो ऑफ कोर्स ये रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ। जिस कंट्री की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां पे उतनी ज्यादा जो वर्क वर्क तो उतना ही है ना। अगर जितने ज्यादा लोग होंगे तो फिर काम नहीं मिलता, ये बात तो फैक्ट है। और इसके अलावा की जो एक बात है वो ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस होता है या एम्प्लॉयमेंट जिनको मिलती है वो फिर रियली ट्रूली डिजर्वर होता है। ये गोल, मैं पहले ही कह रही हूँ, गोल तो तुम कुछ भी रख दो, गोल फुलफिल हो तो ही तो वो अच्छी बात है, रखने को तो कुछ भी रख दो। देन ऑल द पीपल ऑफ अ गिवन एज मस्ट बी एम्प्लॉयड फुली। जो लोग एक पर्टिकुलर एज के हैं, जिनको जॉब मिलनी चाहिए, जिन्होंने एक पर्टिकुलर कोर्स कर रखा है, उनको उस अमाउंट की जॉब मिल जाए तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहलाता है। देन इट इज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑफ कोर्स ये मैंने आपको हमेशा से बताया है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का एक पैराडॉक्स होता है, एक एम्प्लॉयमेंट को बढ़ता हुआ देखने का एक जरिया होता है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ का एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव मोटिव होता है। क्लियर? एक बार रिपीट कर दो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। राइट। और दिस इज द गोल ऑफ एवरी। हाँ बोलो बोलो बोलो। राइट, वेरी गुड। चलो लास्ट देख लेते हैं इसका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? व्हाट इज इंक्लूडेड इन इन इंफ्रास्ट्रक्चर? वेरी गुड। हेल्थ वेज, हाँ जी, कम्युनिकेशन, रोडवेज, रेलवेज, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक, इंडस्ट्री, सब कुछ, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, टू बूस्ट अप इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग को बूस्ट अप करना, बूस्ट अप मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ाना, आगे बढ़ाना, इक्वालिटी प्रोवाइड करना, वो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव होता है हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का। और अगर किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, उसकी वही ग्रो, ये सारे ग्रोथ के पैराडॉक्स होते हैं, मतलब ग्रोथ देखना कि आपकी कितनी डेवलप, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड है, ये सब इनके पैराडॉक्स होते हैं। पैराडॉक्स यानी मेजरिंग एजेंट्स, इन सब के मेजरिंग एजेंट्स होते हैं। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे रोड आती है, रेलवेज आते हैं, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा, और इनको डेवलप करना, इनको न्यू न्यू रिफॉर्म रिफॉर्म करना। जैसे रोडवेज का रिफॉर्म हो गया, अलग अलग नेशनल हाईवेज को एनएच को कनेक्ट करना विलेज रोड से, न्यू न्यू बाईपास रोड बनाना, छोटे छोटे रास्ते बनाना, इधर उधर जगहों के जाके आराम से चले जाए कोई। रेलवेज में न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ ट्रेन को लाना। मेट्रो इज एग्जाम्पल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टनेस, की इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हुआ था तो मेट्रोस बनी थी। तो ये सारे ही हमारे तरक्की के, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के तरीके होते हैं। और हर, हाँ कह सकते हो, हर हमारे 5 ईयर प्लान का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट अप करना। इज दैट क्लियर? रिपीट कर दो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। राइट, राइट, वेरी गुड। तो आज का टॉपिक क्लियर है? अब आप मेरी एक बात सुनो, आज आपने कोई भी वर्क नहीं सेंड किया, इवन इकोनॉमिक्स का भी? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपका जितना भी बैक ओवर वर्क है ना, वो आप बिजनेस प्लस इकोनॉमिक्स का मिला के वो आप मुझे संडे को भेज देना। संडे को टेस्ट ही होता है तो हार्डली आप 1 आवर में कर लोगे, और आपकी स्कूल की क्लासेस भी नहीं होती होगी। तो आप एक काम करना, मॉर्निंग तक, संडे मॉर्निंग तक आप अपना सारा वर्क को वाइंड अप करके सेंड कर देना। आप एक चीज, पहले मुझे 2 चीजें बतानी है। पहले तो एक चीज है ये कि कल आपका टेस्ट है इकोनॉमिक्स का, चैप्टर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ले लूं? 1 नहीं, टू, सॉरी, टू। सम जो हमारा अभी लास्ट कंप्लीट हुआ था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का, आप प्रिपेयर कर लेना। उसका टेस्ट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का, यही 4:30 होगा टेस्ट। और एक तो ये बात मुझे आपको बतानी थी, और एक बात और है कि आप एक बार मुझे फाइनली ये जो सारे गोल्स होते हैं ना इकोनॉमिक प्लानिंग के, एक बार आप मुझे वाइंड अप करके सारे बता दो, आज और कल के मिला के, सिर्फ इनकी हेडिंग हेडिंग। हाँ जी। मॉडर्नाइजेशन, हाँ कह रही हूँ। अर्बनाइजेशन ना सिर्फ एक यही हो जाएगा, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। पर मॉडर्नाइजेशन में सब कुछ आ जाएगा, देन यूज द वर्ड मॉडर्नाइजेशन इंस्टेड ऑफ अर्बनाइजेशन। बोलो। राइट, राइट, राइट। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, राइट। तो आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, एवरीथिंग इज क्लियर। अब मैं जो मंडे को करवाऊंगी ना, बहुत ज्यादा तो इसके टॉपिक में रहता नहीं है। मंडे को मैं करवाऊंगी, तो जो इसका बचे हुए पार्ट है वो मैं करवा दूंगी। बस आप मुझे एक काम और कर देना, मंडे तक ना अपना जो एक, मैंने एक बार जो आपको ये करवाए थे ना चैप्टर 1 में, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी के नोट्स, एक बार आप मुझे उसके नोट्स दिखा देना, मुझे ये दिखा देना, क्योंकि तब वो चैप्टर 1 में पार्ट नहीं था। वैसे मैं हर चीज डिटेल में ही करवाती हूँ, बस एक बार दिखा देना कि मैंने उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स लिखवा रखे थे। अगर लिखवा रखे थे तो ठीक है, अगर नहीं लिखवा रखे थे तो मैं इस टॉपिक में वो वाला भी ऐड कर दूंगी। वैसे आपको वो तो पता होगा ये होते क्या है, क्योंकि मुझे पता है मैंने चैप्टर 1 में तब करवाया था, तब ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था। बट इस चैप्टर में ये थोड़ा बड़ा है, मुझे एक बार मेरे नोट्स दिखा देना कि उसमें मैंने मेरिट्स डिमेरिट्स लिखवाए थे या नहीं लिखवाए थे।
फिर अब ये कंप्लीट कर देंगे हम चैप्टर, तो कल आपका टेस्ट होगा, रेस्ट फिर मैं मंडे को करवा दूंगी। ओके बच्चा, सो दैट्स ऑल फॉर अवर टुडेज लेक्चर। अब